हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइवपीडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूँ राजदीप रघुवंशी। आज हम इस वीडियो में भारत के प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसका अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर चलता हूं कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र को हम देखते हैं, जैसे कि नदियां, पहाड़, पर्वत वाले स्थल, मैदान। तो आज हमने जो लास्ट वीडियो बना दिया था आपको, जो हमने पढ़ाया था जिसमें भारत की हिमालय का वर्णन किया था, तो हम उसी को आज थोड़ा सा पढ़ाते हुए अगला ही हिस्सा हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। मैंने आपको इसकी स्थलाकृति के साथ साथ मैंने बताया था इसके पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश के बारे में बताया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताया था। तो इसी से संबंधित ही आज का ये वीडियो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भारत है, इस भारत में आपको पता है कि इसे हमने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में हमने भारत को बांटा है। और वो 5 भाग जो है उनमें हमने एक हिमालय पर्वत को देखा। हिमालय पर्वत को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो हिमालय पर्वत है, यहां से एग्जाम में प्रश्न आने हैं। आपको इस पर ध्यान देना है। जो कांस्टेबल का पेपर होने वाला है और जो भी एमपीपीएससी का या अन्य एग्जाम होते हैं एमपी से रिलेटेड, सारे एग्जाम में ये वीडियो से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा जो नियम, मैं आपको एक छोटा सा मैप बनाकर बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत जो है वो कहां पर स्थित है और भारत से आने वाले रिलेटेड प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। चलिए, तो आइए, मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है। अब यहां पर हम इसको देखते हैं। तो भारत जो है, भारत, इसे हम देखते हैं। ये भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो मैंने लास्ट कक्षा में आपको बताया था। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। और इसके उत्तर में हिमालय। आप जैसे कि देख रहे होंगे कि इस हिमालय पर्वत का मैंने उत्तरी भाग आपको यहां पर लास्ट वीडियो में मैंने एक काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बारे में बताया। जो मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय जो है 3 प्रमुख श्रेणियों में बटा हुआ है। एक हमने बताया था आपको काराकोरम, ऊपर वाली हमने बताया था काराकोरम। इसके बाद जो है वो लद्दाख श्रेणी है। फिर हमने पढ़ा था जास्कर श्रेणी। अब जो अगला हिस्सा था, मैंने आपको बहुत प्रयास किया था एक एक समझाने का कि यहां से जो पश्चिम हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, यहां से लेकर नामचा बारवा तक के बहुत सारी बृहद हिमालय में प्रमुख चोटियों के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया था कि माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कहीं कहीं आपको किताबों में 50 मीटर के नाम भी है और नेपाल में स्थित है। और ये जो पहाड़ी है माउंट एवरेस्ट, इस माउंट एवरेस्ट पर को नेपाली भाषा में सागर माथा कहते हैं और तिब्बती भाषा में चोलुलुंगमा के नाम से जानते हैं। और ये पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहलाता है। तो मैंने आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया था और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी जो अरुणाचल प्रदेश से लगी ही हुए हैं वो चोटी भी बताई थी। इसके साथ में हमने दूसरी नंबर पे जो हमने चोटी पर्वत श्रेणी देखी थी, उसको हमने इस तरह से बताया था कि एक लघु हिमालय है और ये भी हिमालय का ही भाग है जो आपके यहाँ पर स्थित है। और इसके बाद में मैंने आपको एक बताया था शिवालिक श्रेणी, जो हिमालय का तीसरा भाग है। जो हिमालय का जो है वो हिमालय का तीसरा भाग है। ठीक है, इस तरह से हमने प्रयास किया था कि आप समझ गए होंगे। लास्ट वीडियो को देखकर आप रिवीजन कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो क्या होता है कि जो ये श्रेणियां हैं ये पश्चिम में अधिक चौड़ी है, जबकि ये पूर्व में आकर जो आपस में ये तीनों श्रेणियां जो हैं ये आपस में आकर मिल जाती हैं।
ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर भी एक बताया था कि यहाँ की स्थानीय कुछ श्रेणियां हैं जिनमें हम देखते हैं कि इन्हें दाफला, मिकिर, अबोर, मिस्मी इस नाम से जानते हैं। अगर हम एक बार इनको देखें तो विश्व की प्रमुख बड़ी जो श्रेणियां हैं 10 बड़ी, कितनी 10 बड़ी ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो 10 ऊंची चोटियां जो है आपके इसी हिमालय में बृहद हिमालय में, जिसे यहाँ पर देखते हैं इस वाले भाग को यहाँ पर नंगा पर्वत है। उसके बाद में उत्तराखंड में नंदा देवी जो भारत की तीसरी ऊंची चोटी है। और जैसा कि आप जानते हैं मैंने लास्ट कक्षा में आपको बताया भी था, आप एक बार रिवीजन कीजिएगा वीडियो का। और यहाँ पर एक हम वैसे तो ये यहाँ पर स्थित है लेकिन हम इसे यहाँ शो कर रहे हैं, तो ये है केटू। केटू, इस केटू को गार्डविन आस्टीन या आस्टीन जो है ये कहते हैं। इसे और एक नाम भी देते हैं गौरीनंदा। तो ये जो केटू है गार्डविन आस्टीन है काराकोरम श्रेणी में है और यहाँ पर काराकोरम दर्रा भी है, मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ नंगा पर्वत है, साथ में है यहाँ पर हम नंदा देवी को बात करते हैं, नंदा देवी, कामेत और धौलागिरी, एक धौलाधर आता है, श्रेणी आती है यहाँ पर धौलाधर और यहाँ पर आती है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू। यहां पर ये वाला जो मैं अलग से बना रहा हूं इसको कहेंगे माउंट एम्प्टी। सब ये माउंट है, माउंट एवरेस्ट। क्या कहेंगे? माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट दुनिया का, विश्व का, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई आपको 100% याद रखनी है, 8848 मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है वो कहां पर है बेटा? माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ये इसका नाम जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ये सिक्किम राज्य में स्थित है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है जो भी एग्जाम से प्रश्न आ रहा है। इसकी ऊंचाई पूछ ले तो आपको याद रखना है कि 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। और यहां पर 85-96 मीटर के लगभग में आपकी कंचन, लगभग आगे पीछे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंचनजंगा कुछ ये भाग था, साथ में हमने यहां पर देखा था दाफला, मिकिर, अबोर और मिस्मी। फिर यहां पर एक हमने आपको बताया था पटकोई बुम, मणिपुर में है, मणिपुर यहां पर है और मिजोरम यहां पर है। तो यहां पर मणिपुर में और मिजोरम में, तो मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, साथ में यहां पर नागालैंड है और इस नागालैंड में नागा की पहाड़ी ये स्थित। अब दोस्तों क्या है कि ये जो भाग था हमारा, ये ऊपर वाला बृहद हिमालय है जो मैंने आपको बताया, मध्य वाला लघु हिमालय है और लास्ट वाला शिवालिक श्रेणी है। आप जानते हैं कि बृहद हिमालय हो या हिमालय पर्वत का निर्माण टैथिस सागर के मनमोह से हुआ है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिमालय पर्वत है, तो मैंने आपको लास्ट कक्षा में बताया था कि यूरेशियाई प्लेट से इंडो अफ्रीकन प्लेट आपस में आकर टकराती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड की चट्टानें जो प्लेट है वो अंगारा लैंड की चट्टान यूरेशिया प्लेट से आपस में टकरा जाती हैं और इनके बीच में एक सागर होता है टैथिस सागर, और टैथिस सागर में वलन पड़ने में, अवसादों में क्या हो रहा है कि अवतलन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है और ये मोड़दार पर्वत होता है।
और एक फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि सबसे ऊंची पर्वतमाला जो क्या है, आपकी हिमालय पर्वतमाला है। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को मैंने बताया कि पश्चिम से पूर्व दिशा में ये फैला हुआ है, और हिमालय पर्वत पश्चिम में अधिक चौड़ा है जबकि ये पूर्व में जाकर सकरा हो जाता है। हिमालय पर्वत का पश्चिम में ऊंचाई कम चौड़ाई ज्यादा, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई कम ऊंचाई ज्यादा है। आपको थोड़ा यहां भी ये प्रश्न ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी एक देश है जिसका नाम हमने बताया आपको पहले भी कि यहां पर एक म्यांमार नाम का एक देश है। जो म्यांमार है, इस म्यांमार में एक श्रेणी आपको देखने को मिलती है। इस श्रेणी को अराकान योमा पर्वत कहते हैं। बहुत सिंपल सा है कि हिमालय का ही अगला विस्तार जो है वो म्यांमार में है, जो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। प्रश्न पूछा जाता है और आपको इसके बारे में थोड़ा ये भी याद रखना है कि 3000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से मध्य भारत में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई इसकी भारत में देखी जाती है, और ऊंचाई जो है औसत के रूप में एवरेज ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से जो प्रश्न आ रहे हैं मैंने लास्ट कक्षा में इसके बारे में बताया। अब देखिए इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में हम उत्तर के मैदानी क्षेत्र को देखना है, और उत्तर का मैदानी क्षेत्र है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र, वैसे तो अगर मैदान की बात करें बेटा तो मैदान जो है वो तीनों नदियों के कारण 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। अगर मैं मैदान की बात करूं तो एक सिंधु का मैदान हो गया, सिंधु, एक गंगा का मैदान हो गया, और एक ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान आपको देखने को मिलता है। देखिए आप जैसे कि जानते हैं कि इस पर्वतीय क्षेत्रों से नदियों का उद्गम हुआ है, और नदियां उच्च से निम्न की ओर बहती हुई जाती हैं और अपने साथ पहाड़ पर्वत से अवसाद लेकर आती हैं, ठीक है। अपरदन और निक्षेपण की क्रिया उसके द्वारा होती है। तो क्या करती हैं कि अपने बहाव के कारण नदियां अपने साथ में लाए गए जो भी अवसाद होते हैं उनको कहीं ना कहीं छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो नदियां की कई अवस्थाएं होती हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। ऐसी अवस्थाओं से नदियां गुजरती हैं और अंततः समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। कुछ नदियां एक नदी से दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है, जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे यमुना नदी का उद्गम आपके उत्तराखंड से हो रहा है, यमुनोत्री से, और वो गंगा नदी में मिल जा रही है। लेकिन गंगा नदी का उद्गम आप उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और जबकि वो जाकर कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कुछ सहायक नदियां होती हैं, कुछ मुख्य नदियां होती हैं, तो ये अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं और अपने एक मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे जो भारत में है 3 मैदान आपको देखने को मिलते हैं, एक सिंधु का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, ये 3 मैदान। अगर हम देखें तो इस संरचना को यहां पर ध्यान दें कि उत्तर का मैदानी क्षेत्र यहां पर एक अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके कारण आपके सिंधु का मैदानी क्षेत्र जो है भारत से थोड़ा सा अलग हुआ दिखता है, जबकि गंगा नदी यहां से निकलती है, और आपको पता है कि गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा है लगभग आपको मैं बताना चाहूंगा लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में धनुषाकार आकृति में ये ये भाग है, इसको हम कहेंगे उत्तर का मैदान। इस उत्तर का मैदान जो है शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। अब अगर हम यहां पर एक इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि आपको पता ही है कि एक भाग है जो इस तरह से है, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो 3 ओर से क्या हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो अब आप यहां पर महसूस करेंगे कि ये जो भाग है, ये जो मैदान है, ये ऊपर वाला ये हिस्सा, ये क्या है, ये मैदानी क्षेत्र कहला रहा है। किसका मैदानी क्षेत्र कहला रहा है, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र।
आप यहां पर ध्यान दें तो आपकी जैसे कि हिमालय पर्वत से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है और हिमालय के पर्वत के ऊपर से यहां पर देखिए कि यहां पर एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर। और ये मानसरोवर झील है बेटा, ये तिब्बत में है। कहां पर है? तिब्बत में। और इस तिब्बत की मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी को आप देखेंगे तो ये नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से बहते हुए आपकी कहां पर जाके गिरती है? अरब सागर में आप जाकर गिरती है और आपका नाम सिंधु है। तो सिंधु नदी जो है ये आपकी मानसरोवर झील से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई आपकी कहां पर जाके गिर जाती है? सिंधु नदी आपकी अरब सागर में जाकर गिर। तो ये जो नदी है, ये नदी के आसपास की सहायक नदी और इनके द्वारा एक मैदान का निर्माण किया गया, उसको सिंधु का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि सिंधु के मैदानी क्षेत्र में सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां आपको देखने को मिलती है। सतलज, चिनाब, रावी, व्यास जो है सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका जो क्षेत्र है, ये पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र जो है, ये सिंधु के मैदानी क्षेत्र में हम इसको काउंट करते हैं, गिनते हैं। ठीक है। अब जैसे आप जानते हैं कि इस उत्तर के मैदानी क्षेत्र में आपके गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है गंगा नदी। और गंगा नदी जो है उत्तर भारत में लगभग 5 राज्यों में जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, भारत के 5 ही राज्यों में आपकी गंगा नदी बहती है और खंबात की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है बेटा? मिल जाती है। तो गंगा नदी के आसपास की सहायक नदियां जो है आप देख रहे होंगे यहां पर कि यहां पर आपकी यमुना नदी है, रामगंगा, गंडक, कोसी, आपकी सोन नदी, टोंस नदी और भी बहुत सारी नदियां आकर गंगा में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बहुत सारे निक्षेप लाए जाते हैं और उनको यहाँ पर जाल दिए जाते हैं, जिससे एक मैदान का निर्माण होता है। अब मैदान को अगर हम कहें तो मैदान के 4 भाग हैं। एक तराई प्रदेश आता है, एक भावर प्रदेश आता है, भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, और एक आता है आपका खादर का मैदान और एक आता है बांगर का। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी के रूप होते हैं, खादर और भांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, ये नदियों के द्वारा लाए गए बहाव से बनाई जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है या नदियों के द्वारा समतल, यहाँ बहुत ही उपजाऊ मैदान है, क्योंकि यहाँ पर नदियां जो है अपने साथ में बहुत ही जलोढ़ मिट्टी लाते हैं, अलूवियल सॉइल, जो आपको याद रखना है। प्रश्न आएगा बेटा कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक जो मिट्टी है, सर्वाधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो आपको जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि जलोढ़ मिट्टी जो है आपके उत्तर भारतीय क्षेत्र में और ये तटीय क्षेत्रों में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, जहां पर नदियां अपना मुहाना, क्योंकि नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। आगे जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यही तिब्बत के मानसरोवर झील से ही एक नदी का उद्गम होता है, जिसको अब यहाँ पर मैंने लिखा है इसलिए मैं ऊपर से ऐसे बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नदी है, इस नदी का नाम है सांगपो नदी, जिसको हम कहते हैं, और ये इसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, सांगपो भी कहते हैं। सांगपो नदी इसे तिब्बत में कहते हैं, और जैसे ये भारत में आती तो ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। उसमें दिवांग और लोहित जैसी नदियां आपस में मिलती, इसकी सहायक नदियां है दिवांग और लोहित। और आप जानते हैं कि इस पर सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया है, भारत का सबसे बड़ा नदी ब्रिज बनाया गया है, पुल बनाया गया है, जो भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाता है। और भूपेन हजारिका कौन है? जिनको अभी लेटेस्ट में हमने भारत रत्न का पुरस्कार दिया, जो असम से है और आपके क्या है, संगीतज्ञ है। ओके, तो यहां पर वो ध्यान रखना कि ये ब्रह्मपुत्र, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का ये जो एरिया है, असम और उसके आसपास का जो एरिया है, इस एरिया वाले इस क्षेत्र में आपको कौन सी नदी मिल रही है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र होगा वो, और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक गैप है, मालदा गैप, मालदा गैप। ये जो मालदा गैप है ये आपको कहां पर मिलेगा? बांग्लादेश में आपको ये मिलेगा, मालदा गैप। और ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, और आपका जो गंगा नदी है ये पद्मा के नाम से जानी जाती है।
और ये दोनों आपस में यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टे का निर्माण करती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आने हैं, आपको ये मान के चलना है। एक बार दो बार आप इसे देखिए, आप नोट्स बनाते चलिए, मैप आप बनाते चलिए, आपको मैं बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, आप समझिए। अब जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। देखिए, जो हिस्सा गोंडवाना लैंड की चट्टानों का था वो ये वाला भाग है, और जो आपका यूरेशियाई प्लेट का था वो ये वाला भाग है। जबकि इनके टकराहट से, इनके संघट्ट से जो हिस्सा बना है उसका नाम है हिमालय। ठीक है। अब जो यहां पर आपको देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे प्राचीन संरचना है। इससे आर्कियन क्रम की चट्टान से लेकर आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान से लेकर तृतीय युग की चट्टानें तक के यहां पर आपको मिलता है। समय में बनी चट्टानें आपको यहां पर मिलती है। आपको ये चीज देखना है कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, और ये खनिज संपदा से संपन्न पठार है। ये पठारी संरचना को हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर हम क्या क्या प्राप्त करेंगे, तो मैं यहां पर आपको बताता हूं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार की संरचना में हमें पढ़ना है हिमालय पर्वत के नीचे का वह क्षेत्र जिसे हम प्रायद्वीपीय कह रहे हैं, इसमें आना है अरावली पर्वत। ये जो अरावली पर्वत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत, प्राचीन पर्वत, दुनिया का सबसे प्राचीन। तो अरावली पर्वत के बाद में हम मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी घाट, पश्चिमी, पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। और भी इसके हिस्से हैं जिनमें हम देखते हैं आगे क्या आता है, नीलगिरी पर्वत, मेघालय का पठार। ठीक है, और भी जो भी हिस्से आएंगे हम पढ़ते पढ़ते आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये त्रिभुजाकार आकृति में, देखिए आप, ये ट्रायंगल का शेप दिख रहा है आपको, ये त्रिभुजाकार आकृति में है। और इस पठार का की विशेषता ये कि सबसे प्राचीन पठार है। इस पठार जो हमारी खनिज संपदा से संपन्न पठार है, यह पठार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक पर्वत स्थित है। इस पर्वत का नाम आप यहां ध्यान रखना है, अरावली पर्वत। क्या नाम है इसका? अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत जो है, ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जिसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टान से हुआ था। आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राथमिक चट्टानें, ठीक है। प्राथमिक चट्टानें मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से जो चट्टान सबसे पहले बनी, निकले हुए लावा से ठंडी होकर जो चट्टानें सबसे पहले बनी, प्राथमिक चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, वो है अरावली पर्वत की आर्कियन क्रम की चट्टान। तो जो अरावली पर्वत है, ये गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली के मजनू के टीले तक के हैं।
बहुत ध्यान से याद रखना कि गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर मजनू के टीले तक के हैं, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 800 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 800 किलोमीटर। अरावली पर्वत जो है ये, इसका हम कहें कि इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। अरावली पर्वत जो दिल्ली में स्थित है, इसको दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो आपकी रायलसीना है, रायलसीना की जो पहाड़ी है, रायलसीना की पहाड़ी, ये दिल्ली में स्थित है। और यहीं से क्या है, आपका राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनाया गया है रायलसीना की पहाड़ी पर। ठीक है, तो आपको ये भाग आपको याद रखना है, रायलसीना की पहाड़ी दिल्ली में मजनू के टीले तक। अब इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो इसका अधिकतर विस्तार जो है बेटा, ये आपके राजस्थान में है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी गुरु शिखर, जो कहां पर स्थित है? माउंट आबू पर है। इस गुरु शिखर की जो ऊंचाई है पूछी जाती है, वो आपकी 1722 मीटर है। माउंट आबू पर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, गुरु शिखर अरावली पर्वत। यहीं पर इसी माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जिसका निर्माण महिपाल शासक द्वारा करवाया गया था। ये जैन मंदिर से संबंधित है। तो गुरु शिखर आपको यहां पर बताया। इस अरावली पर्वत के दक्षिण से लूनी नदी निकली है, जो कच्छ के रण में जाती है। लूनी नदी जो कोरी निवेशिका का निर्माण करती है। और इस अरावली पर्वत के मध्य में पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर एक नदी आती है, जिसका नाम है बनास नदी। ये जो बनास नदी है, ये बनास नदी चंबल में जाकर मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत के दक्षिण से लूनी नदी निकलती है, अरावली पर्वत के मध्य से दो भाग में काटते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी बनास नदी आती है, जो चंबल नदी की सहायक नदी है। अरावली पर्वत के आसपास जो इस पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में आपको राजस्थान से चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता आदि की का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पर संगमरमर आपको राजस्थान में मिलता है, मरकान प्रदेश में। तो आपको यहां पर याद रखना है। और ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के बहुत सारे अवशेष आपको यहां से मिले। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष आपको यहां से मिले हैं। ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र और आसपास का एरिया। अरावली पर्वत की उपस्थिति जो है दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं, इसको रोक नहीं पाती हैं। अर्थात मानसूनी हवाएं जो है, जिससे वर्षा होनी होती है, रोक नहीं पाती हैं। तो अरावली पर्वत के पश्चिमी हिस्से में मरुस्थलीय भाग है, यहां पर वर्षा कम होती है। याद रखना, ठीक है। तो आपको प्रश्न पूछा जाना है, ठीक है, ओके। अब अरावली पर्वत के दक्षिण में एक पठार है। इस पठार को दक्षिण आप कह सकते हैं कि दक्षिण, और आपका ये क्या है, पूर्व भाग में एक पठार है। इस पठार को मालवा का पठार कहते हैं। जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ है। मालवा का पठार दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ है। और जो दक्कन ट्रेप की चट्टान है, यह लावा से निर्मित है। बहुत लगभग पृथ्वी के निर्माण के दौरान यहां पर क्या हुआ कि इस क्षेत्र से, इस पूरे दक्कन के क्षेत्र से दरारी लावा उद्गार हुआ। और दरारी लावा उद्गार होने से यहां पर सतह पर लावा आकर जम गया। दरारी लावा उद्भेदन से, जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्भेदन से, जो दरारों के माध्यम से, वैसे तो आप जनरली जानते हैं कि ज्वालामुखी जो है वो इस तरह की संरचना का निर्माण करता है, क्रेटर और कार्डेरा और बहुत सारी चीजें आपको यहां से लावा निकलता है। लेकिन यहां इस क्षेत्र में ऐसा नहीं। यहां पर क्या हुआ कि दरारों से लावा निकलकर सतह पर आकर क्या हुआ, फैल गया। ये इतने भाग में, और इस भाग में ही अगर हम कहें तो यही कह सकते हैं कि इस भाग में दक्कन का
पठार है, और जो दक्कन का पठार है ये ज्वालामुखी दरारी लावा से बना हुआ है। ठीक है, यहां पर इसीलिए काली मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र क्षेत्र में है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में। तो आपको काली मिट्टी, दक्कन का पठार, जो दक्कन का पठार और मालवा का पठार है ये दक्कन ट्रेप की चट्टानों से मिलकर बना है, दरारी लावा से। अब क्या हुआ कि जो दरारी लावा यहां से निकला है, ज्वालामुखी का जो लावा यहां से निकला है वो शीतल होकर, ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कर देता है। और जो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है तो बेसाल्ट चट्टान धीरे धीरे समय के कुछ समय बाद अपरदन के परिणाम स्वरूप ताप दाब में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि बेसाल्ट चट्टान टूटकर काली मिट्टी का निर्माण कर देती है। तो बेसाल्ट चट्टान से ही काली मिट्टी बनती है। तो ये जो मालवा का पठार है ये दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना, क्योंकि ये अलग है, ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और इस मालवा के पठार में काली मिट्टी है, इसे गेहूं का डलिया कहते हैं या अन्न का भंडार कहते हैं, है ना, रोटी की डलिया कहते हैं, क्योंकि गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक यहाँ होता है। काली मिट्टी की यहाँ प्रचुर मात्रा है, जनसंख्या घनत्व यहाँ पर ज्यादा है, खनिज भी यहाँ से निकाले जाते हैं। और इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इसका नाम मलव जनजाति के कारण मालवा पड़ा, साथ में ही इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सिगार की चोटी, जो 881 मीटर ऊंची है। ये जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार में और भी चोटियां हैं, जैसे जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव। देखिए आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जूम कर लीजिएगा। जाना पाव की पहाड़ी, जो जाना पाव की पहाड़ी है, ये जाना पाव की पहाड़ी इंदौर के पास में है, और इस पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और ये जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि इसके बीचों बीच से एक श्रेणी गुजरती है, जो आपके गुजरात के हिस्से से आ रही है, जो गुजरात के हिस्से से आ रही है, जो आपके मध्य प्रदेश में भी है, कुछ हिस्सा इसका आपके बिहार तक के जाता है, और ये जब झारखंड में जाता है, बिहार झारखंड में जाता है, तो इसे पारसनाथ की चोटी कहते हैं। मतलब कि ये जो मालवा के पठार के बीचों बीच से एक शिखर, एक श्रेणी जा रही है, इस श्रेणी का नाम है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। जो मालवा का पठार मैंने आपको यहां पर बताया, मालवा का पठार, इसकी संरचना इस तरह से है। इस मालवा के पठार में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो मैंने इसकी सबसे ऊंची चोटी भी बताई, जो सिगार की चोटी, अब ये कोई अलग नहीं है, ये विंध्याचल का ही भाग है। तो ये आपकी गुजरती हैं, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो गुजरात से ही प्रारंभ होती है। इसे हम विंध्य पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसका एक हिस्सा पश्चिम में मालवा के क्षेत्र में विंध्य कहलाता है बेटा, मध्य में इसे भांडेर कहते हैं, और पूर्वी भाग इसका कैमूर के नाम से जाना जाता है। जब ये झारखंड वाले हिस्से में जाती हैं तो झारखंड में इसे पारसनाथ की चोटी या पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न है क्या कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम जो है वो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है दक्षिण में अर्धचंद्राकार आकृति में, यहां पर अर्धचंद्राकार आकृति में मैकाल के नाम से जानी जाती है, और इसी मैकाल पर्वत पर अमरकंटक स्थित है, और अमरकंटक से नर्मदा मैया का उद्गम होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से मैं प्रयास कर रहा हूं कि समझ में आए। तो यहां अमरकंटक से नर्मदा मैया का उद्गम होता है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हो रहा है, मैकाल श्रेणी से हो रहा है। मैकाल श्रेणी विंध्याचल पर्वत का ही अर्धचंद्राकार भाग है जो दक्षिण की ओर मुड़ता है, लेकिन इसको सतपुड़ा मैकाल के नाम से जाना जाता है।
मैकाल श्रेणी जो है वो उससे ही आपकी कौन सी नदी निकल रही है, नर्मदा नदी, साथ में सोन नदी भी निकलती है, और भी नदियां निकलती हैं, तो यहाँ पर ध्यान। तो नर्मदा नदी और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये नर्मदा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है नर्मदा घाटी क्षेत्र कहलाता है, जो मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, लेकिन इसका सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है ये 1312 किलोमीटर है। कितनी? 1312 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते निकलती है। इसका मध्य प्रदेश में बहाव 1077 किलोमीटर है। कितना है? 1077 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, पश्चिम की दिशा में चलने बहने वाली नदी है, सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए ये क्या करती है कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। अब भ्रंश घाटी एक दबा हुआ भाग होता है, एक हिस्सा होता है। इस भ्रंश घाटी में दो पर्वतों के बीच की भाग होगा, तो इसके लिए एक नीचे एक पर्वत श्रेणी का निर्माण करते हैं, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा। ये जो पर्वत श्रेणी है दक्षिण में, इसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा इसलिए क्योंकि ये 7 पहाड़ियों का एक समूह है, सतपुड़ा पर्वत, जो ये 7 पहाड़ियों का समूह है। और सतपुड़ा पर्वत जो है लगभग 1120 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। ये सतपुड़ा पर्वत सॉरी ये सतपुड़ा पर्वत पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव और पूर्व में मैकाल के नाम से जाना जाता है। देखिए ध्यान से, इसे पश्चिम में क्या कह रहा है बेटा? राजपीपला, राजपीपला। मध्य में इसे महादेव कह रहे हैं, हर हर महादेव। मध्य में इसे क्या कह रहे हैं? महादेव। और पश्चिम में इसको क्या कह रहे हैं? पूर्व में इसे कह रहे हैं मैकाल। ये जो महादेव पर्वत है ये आपका यहाँ पर पचमढ़ी नाम का एक क्षेत्र स्थित है, जो मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, और पचमढ़ी जो है 5 मढ़ियों का क्षेत्र है। और इस पचमढ़ी में आप ध्यान देंगे कि धूपगढ़ की चोटी है। कौन सी चोटी है बेटा? धूपगढ़ की चोटी। और धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और कहीं पर आपको इसके बारे में ये भी मिलेगा कि 1352 मीटर। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है बेटा कि धूपगढ़ की चोटी जो है वो पचमढ़ी में है और महादेव श्रेणी में है। और यदि आगे भी प्रश्न पूछते हैं तो सतपुड़ा पर्वत में आते हैं। जो सतपुड़ा पर्वत है ये 1120 किलोमीटर की लंबाई में है, जो पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है। पश्चिम में इसे राजपीपला, मध्य में इसे महादेव और पूर्व में इसे मैकाल के नाम से जानते हैं। ये सतपुड़ा पर्वत 7 पहाड़ी है, जिनमें आपको याद रखना है कि इसमें ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, आसीरगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, बड़वानी की पहाड़ी, राजपीपला, महादेव और मैकाल। एक बार फिर से कि बड़वानी की जो पहाड़ियां हैं, 52 गजा यहाँ पर एक तीर्थ स्थल है ना, तो बड़वानी की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसिरगढ़ का किला। आसिरगढ़ आपने नाम सुना होगा। आसिरगढ़ का किला जो है ये यहीं पर आसिरगढ़ की पहाड़ी है। और वो आसिरगढ़ की पहाड़ी जो है, वो आसिरगढ़ की पहाड़ी पर आसिरगढ़ का किला है, जिसका निर्माण आसा अहीर राजा ने करवाया था, ये पूछा जाता है। और जिसको 1601 में अकबर द्वारा जीता गया था, और इसी को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। बुरहानपुर के किले को से ही, यानी कि जो आसिरगढ़ का किला है उसे हम दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, वहीं से आवागमन के लिए बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। फिर महादेव और आपका मैकाल। तो मैंने आपको सतपुड़ा के बारे में बता दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो राजपीपला की पहाड़ी है, और इसी में मैंने आपको आसिरगढ़ का बात बताया। तो असीरगढ़ जो है बेटा, असीरगढ़ और नर्मदा घाटी यानी कि नर्मदा नदी, इनके बीच में एक मैदान है। असीरगढ़ ऊपर नीचे है, और यहां पर बेटा ये नर्मदा, इनके बीच में एक मैदान है जिसको हम कहते हैं निमाड़ का मैदान। कौन सा मैदान? खंडवा खरगोन वाला निमाड़ का मैदान। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप नोट करते चलिएगा। स्पेस कम है, मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, तो आपको मैं यहाँ पर इसको रफ करते रहूंगा, आप इसको ध्यान से देखते रहे। ठीक है,
पचमढ़ी से प्रश्न आएगा, महादेव से, सतपुड़ा से प्रश्न आएगा, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा के दक्षिण में, अब देखिए महादेव पर्वत श्रेणी है और इस महादेव पर्वत श्रेणी से एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती, और यहां पर ही ये नर्मदा। अब देखिए नर्मदा जो है ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में बहती है। प्रश्न आए, नर्मदा नदी में जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है, और ये जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी में बहती है। प्रश्न कितने सारे हैं? 4 से 5 प्रश्न हैं। देखिए कैसे कि नर्मदा मैकाल पर्वत से निकल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर में, और नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में बहती है। जो विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य में बहती है मतलब भ्रंश घाटी में बहती जाती है। ओके, प्रश्न ध्यान रखो। आगे, इस महादेव पर्वत में से मुल्ताई से, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और आप सभी जानते हैं कि महादेव पर्वत के इस मुल्ताई की से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, और ये ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में जाकर, ये वाली जो खाड़ी है बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये वाली जो खाड़ी है यहां पर शो कर रहा हूं, यहां पर खंबात की खाड़ी, ये आपको याद रखना। और मैंने खाड़ी के बारे में बताया था, जो तीनों ओर से क्या हो, स्थल से घिरी हो वो खाड़ी, और जो तीनों ओर से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको यहां पर बताया। अब आगे, इस ताप्ती नदी के दक्षिण में जो हमने आपको यहां पर पहले बनाकर बताया था, उसका नाम जो आपको मैंने बताया था क्या था? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार के मध्य में और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में कोई एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। क्योंकि आप जानते हैं कि ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, और ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रश्न ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है। ताप्ती नदी से बहुत सारे प्रश्न है बेटा। महादेव श्रेणी से निकलती है, 724 की लंबाई है। जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज आपको यहाँ पर बताएंगे। फिर अगला, दक्कन का पठार, पहली बात तो यहाँ पर काली मिट्टी है, ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। मैंने आपको लास्ट बताया कि जो दरारी लावा का उद्गार हुआ था, तो ज्वालामुखी यहाँ पर जमा होने से वो बेसाल्ट चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो का ही एक रूप है बेसाल्ट चट्टान, जो धरातल पर बनती है, उसके टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, और यहाँ पर दक्कन का पठार, ठीक है, जो अत्यधिक खनिज संपदा से भी संपन्न है। काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है, फसलों का यहाँ पर उत्पादन होता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है। जो अधिकांश इसका सर्वाधिक भाग जो है महाराष्ट्र में आपको मिलता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबाई की चोटी है। कौन सी चोटी है? ये आपको ध्यान रखना है, कलसुबाई की चोटी, ठीक है। कालसुबाई या कलसुबाई की चोटी, ये सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको साथ में बता, और दक्कन के पठारी भाग में ही आपको अजंता की पहाड़ी मिलेगी, अजंता की पहाड़ी। हाँ, तो ये अजंता है, जो अजंता जो है ये अजंता, और ये अजंता की पहाड़ी जो है केवल एक ही राज्य में स्थित है, और उस राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र। ये एमपीपीएससी में प्रश्न आया था, और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अजंता की पहाड़ी आपको जो है दक्कन के पठार औरंगाबाद क्षेत्र में मिलती हैं। आपको पता ही है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में आपके प्राचीन काल में अजंता की गुफाओं, एरोला की गुफाएं का निर्माण यहाँ पर किया है, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुफा, ठीक है। तो यहां से प्रश्न आपको ध्यान रखना है, दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार का एक हिस्सा पचमढ़ी आपके छत्तीसगढ़, एक हिस्सा जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है, जो महाराष्ट्र वाला, यहीं पर है दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा कि दंडकारण्य का पठार, चूंकि आप जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा रामायण काल में, आपको इसके बारे में नाम सुना होगा कि दंडक वन में भगवान श्री राम जी जो है वनवास के लिए इस पथ इसी मार्ग से गुजरे थे। तो दंडकारण्य दंडक वन है। यहाँ पर सर्वाधिक भारत में जो है टीन का उत्पादन, बेटा टीन का उत्पादन जो है वो दंडकारण्य के क्षेत्र से होता है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला, महाराष्ट्र, जो एक कॉमन एरिया है, वहां पर ये दंडक वन है जिसका। अच्छा,
तो आपको याद रखना है कि टीन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो छत्तीसगढ़ राज्य में होता है और इसी दंडकारण्य के क्षेत्र से होता है। और ये दंडकारण्य जो पौराणिक हमारी रामायण से धार्मिक स्थल से संबंधित है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसी दंडकारण्य के पठार के नीचे यहाँ पर एक भाग आता है दक्कन के पठार को अगर हम देखें तो यहीं पर एक भाग आता है, यहाँ पर है तेलंगाना का पठार और इसी के नीचे एक भाग आता है बेटा कर्नाटक का पठार, यहां पर केटी का पठार, कर्नाटक का पठार। ये भी आपके पठारी क्षेत्र हैं, जो भी खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र हैं। और तेलंगाना का पठार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके मध्य से गोदावरी नदी यहां से बहती है। ओके, कर्नाटक का पठार। अब आप एक चीज ध्यान, एक और यहाँ पर ये वाला हिस्सा बताता हूं, इसके बाद में हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट साथ में नीलगिरी पर्वत देखें। यहां पर एक जो हिस्सा है ये झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा, इसका कुछ भाग उड़ीसा में, तो इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ध्यान देना बेटा, छोटा नागपुर का पठार। अब ये जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। क्या प्रदेश कहलाता है बेटा? रूर प्रदेश। तो भारत का रूर प्रदेश जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। खनिज संपदा से संपन्न है, इसमें स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी बहती है। क्योंकि जो रूर प्रदेश है ये जर्मनी में है और जर्मनी में रूर और राइन नाम की नदी बहती है। इन नदियों के आसपास जो कोयला प्राप्त होता है और खनिज प्राप्त होते हैं, तो यहां पर कोयला, छोटा नागपुर के पठार में कोयला, आपका लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, ठीक है, आपका थोरियम, ये सभी के यहां पर बहुत सारे खनिज यहां से प्राप्त होता है। कोरंडम, बहुत सारे यहां से खनिज आपको यहां पर मिलते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार ये जो हिस्सा है ये भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, खनिज संपदा से संपन्न है और इस पठार से सर्वाधिक खनिज के उत्खनन किया जाता है, जो आपका कहां पर है? झारखंड वाले राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना। अब छोटा नागपुर का पठार के मध्य से एक जो छोटे नागपुर के पठार में दो पठार और एक हजारी का पठार भी है बेटा और एक रांची का पठार भी है। हजारी के पठार, जैसे ये वाला हिस्सा मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि जो आपका छोटा नागपुर पठार ये हजारी का पठार हो गया, हजारी का पठार, और नीचे है रांची का पठार। और रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। जो रांची का पठार और हजारी का पठार, इसके मध्य से स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, इसलिए दोनों को अलग कर देती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप ध्यान से देखिएगा, ये एक नदी स्वर्ण रेखा नदी ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और आपकी दामोदर नदी जो गंगा की एक सहायक नदी हुगली नदी है, यहां पर ये ध्यान दे कि ये हुगली नदी है और हुगली नदी में जाकर ये दामोदर नदी मिल जाती है। अब क्या है कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसका पूर्वी हिस्सा, ये यहां पर छोटा नागपुर का पठार का पूर्वी हिस्सा को पर एक पहाड़ी है जिसको हम कहते हैं राजमहल की पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये जो राजमहल की पहाड़ी है, ये राजमहल की पहाड़ी ये एक हिस्सा है यहां पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिस्सा मेघालय का पठार कहलाता है, शिलांग का पठार भी इसे कहते हैं। और जो शिलांग का पठार, जो मेघालय का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के कारण यहां पर क्या होता है, गैप का निर्माण होता है, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, जिसको हम कहते हैं मालदा गैप। और जो मालदा गैप है, ये मालदा गैप ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बहाव के कारण यहां पर निर्मित हुए। पहले ये क्या हुआ था कि पहले ये दोनों एक जैसे पर्वतीय, यहां पर पर्वतीय क्षेत्र था, लेकिन नदियों के बहाव के कटाव के कारण ये वाला भाग
समतल मैदान के रूप में हो गया, इसलिए ये मेघालय का पठार। और यहाँ पर हो गया छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा राजमहल की पहाड़ी और मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार इसलिए आपस में नहीं जुड़े हैं क्योंकि इनके बीच में एक गैप है जिसका नाम है मालदह। अब इस मेघालय पठार के बारे में बात करेंगे और मेघालय के पठार को हम शिलांग का पठार भी कहते हैं। कौन सा पठार भी कहते हैं? शिलांग का पठार भी कहते हैं। और जो शिलांग का पठार है, इस शिलांग के पठार में 3 प्रमुख चोटियों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये 3 जो प्रमुख चोटियां हैं ये शंकु आकार की है। कैसी है बेटा? शंकु आकार की है। इसमें इसके जनजाति के नाम से गारो, खासी और जयंतिया के नाम से इनको जाना जाता है। यहां की ये जनजाति है। अब ये गारो खासी जनजाति है, इनमें से जो खासी नाम की पहाड़ी है, इस खासी नाम की पहाड़ी पर एक क्षेत्र स्थित है। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम है मासीम राम। और जो मासीम राम है ये आपको खासी की पहाड़ी पर मिलेगा और यहां दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल है। ये दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेघालय का पठार मासीम राम स्थित है। गारो खासी जयंतिया मेघालय के पठार को शिलांग का पठार भी कहते हैं। और कीप नुमा आकृति क्या होता है बेटा कि जो बंगाल की खाड़ी जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, आप देखते हैं कि पृथ्वी घूर्णन करती है और ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारतीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। निम्न वायुदाब के निर्माण को भरने के लिए दक्षिण गोलार्ध से कुछ पवनें, व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो ये आपके फेरल के नियम के अनुसार अपनी दिशा से ये उत्तर पूर्व में मुड़ जाती है। जब उत्तर पूर्व में मुड़ती है तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आती है और दक्षिण पश्चिम जो मानसून के रूप में आती है, जो एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में बढ़ जाती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा में जब वो आ रही है तो बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं और अधिक आर्द्रता लेकर ये क्या करती हैं, अधिक आर्द्रता को ग्रहण कर ये मेघालय के क्षेत्र से बढ़ती हैं और ये कीप नुमा आकृति ये चोटियां हैं जो आप इनको क्या कर देती हैं, रोक लेते हैं और रोकने के कारण यहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये हुआ। तो मैंने लगभग आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं और ये जो मैकाल पर्वत क्षेत्र है, इसी क्षेत्र मैकाल पर्वत वाला क्षेत्र ये बघेलखंड का पठार क्षेत्र कहलाता है जो आपका कहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्थित है। अब आप ये 2 हिस्सा देखिए कि जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी वाले हिस्से में मतलब कर्नाटक केरल तक और इधर पूर्व में जैसे आप महानदी देख सकते हैं या आपकी स्वर्ण रेखा नदी, तो वहां से लेकर एक कटा छटा हुआ एक जो पर्वत है, इस पर्वत को हम पूर्वी घाट कहेंगे। अब देखिए ये जो घाट है इसको हम कहेंगे पूर्वी घाट और इस वाले भाग को हम कहेंगे पश्चिमी घाट। ये जो भाग है ये पूर्वी घाट है क्योंकि पूर्व दिशा में है और ये पश्चिमी घाट है पश्चिमी। अब ये जो हिस्सा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में मिलाने का काम करता है नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत करता है? नीलगिरी पर्वत। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी पर्वत। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है जो भारत के पश्चिमी में स्थित पश्चिमी तट में स्थित जो घाट है उसको पश्चिमी घाट कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर के लगभग में इसकी लंबाई है और ये 2 भाग में है। इस पर्वत को 16 डिग्री एक अक्षांश रेखा है, वो 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा के निकट से इसको काटती है। जो इस पर्वत को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री पर्वत जो है ये आपका उत्तरी सह्याद्री के नाम से और इस 16 डिग्री के नीचे दक्षिण सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये सह्याद्री पर्वत जो है जैव विविधता से संबंधित है और से बना हुआ है। भारत का जैव विविधता क्षेत्र है ये। और इस उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हुई कलसुबाई की चोटी और दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है कुद्रेमुख की चोटी।
अब इस सहाद्रिक पर्वत जो है इसकी ऊंचाई जो है वो अधिक है, किसकी अपेक्षा? पूर्वी घाट की अपेक्षा। दूसरी बात, इस सहाद्रिक पर्वत जो है ये ताप्ती नदी से लेकर लास्ट में कन्याकुमारी वाले जो केरल वाले तट हैं यहां तक ही आप कह सकते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी तक के पर्वत तक के कटाझटानी है, संलग्न है। लेकिन नदियां जो आपकी दक्कन के पठार से निकली हैं, जैसे कि सहाद्रिक पर्वत से निकलने वाली गोदावरी नदी है, आपकी कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, महानदी है, ये नदियां क्या करती हैं? इस पर्वत को, इस पूर्वी पर्वत को क्या करती हैं? काटती हैं और यहां से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ये भाग जो है वो टूटा हुआ है, अलग अलग खंड में है। इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो विशाखापट्टनम की चोटी है, यहां पर आपको महेंद्रगिरी की चोटी मिलेगी, सेवराय की पहाड़ी आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है, पालनी की पहाड़ी। देखिए यहां पर सेवराय की पहाड़ी है, सेवराय की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, ठीक है। अब ये देखिए नीलगिरी पर्वत और नीलगिरी पर्वत, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है क्या कि जो आपका पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, तो एक प्रश्न यहां पर बनता है कि भैया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या है बेटा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि अनाई मुदी जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, क्या कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी किस पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। ये यहां पर है, ये दक्षिण वाले भाग में है, दक्षिण सहाद्रिक पर्वतमाला में है, ठीक है। अब इसके बाद में जो नीलगिरी पर्वत हमने यहां पर पढ़ा था, जो आपका क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। तो नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा की चोटी। ये 2696 के लगभग में जो है, 96-95 के मीटर के लगभग में जो है अनाईमुदी की है, और डोडा बेटा 26 के लगभग में 36 मीटर के लगभग में आपको डोडा बेटा की लंबाई मिलती है। ये जो डोडा बेटा है ये दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी। और इस डोडा बेटा वाला जो क्षेत्र है, यानी कि नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र जो है, यहां वाले पर, यहां पर एक जनजाति मिलती है जिसको हम डोडा जनजाति कहते हैं, जो पशुपालक है और बहुपतिक विवाह से संबंधित है। अब इस पर्वतीय, इस छोटे जो आपका पश्चिमी घाट है, इसके सबसे, भारत के सबसे दक्षिण में एक चोटी है जिसका नाम है, जो एक पर्वत है जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी। कौन सी बेटा? इलायची की पहाड़ी। और जो इलायची की पहाड़ी है ये भारत की दक्षिणतम श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? दक्षिणतम श्रेणी है, ठीक है। तो आपको यहां पर जो मैंने बताया है ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि इनमें कुछ प्रमुख घाट भी हैं, जैसे कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। यहाँ पर जो है मैं जब आपको दर्रे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था बहुत ही भारी भरकम टॉपिक था, इसको मैं एक साथ समझाना चाहता था। इसके बाद में पर्टिकुलर एक एक भाग को समझाऊंगा कि ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है या फिर अलग है, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जो है चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, मुझे जरूर बताइए। तो ये जो हमने आज पढ़ा है ये भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। इससे एग्जाम में जो भी एग्जाम दो आप, तो आप उससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये आप निश्चित तौर पर मानिए कि ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे कौन सा भाग किस राज्य में आता है, किस क्षेत्र में आता है। तो ये आपको, मुझे लगता है कि आपसे ये बनेगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के भाग को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए आपके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, क्योंकि समय एक बार मिलता है। तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए और पूरी मेहनत से आप तैयारी कीजिए। मेहनत में कोई कमी नहीं रखिए, सफलता निश्चित है। आप समय देंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।